हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक हमारा। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहेंगे जैविक वर्गीकरण। सबसे पहले अरस्तु का नाम मिलता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम जानते हैं तो अरस्तु का नाम मिलता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो हमारे दिमाग में नाम आता है लेमार्क का। शब्द किसने दिया तो हमारे दिमाग में नाम आता है लेमार्क का। अगर हम ये पूछें कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तब भी आपका आंसर सेम ही होगा, एरिस्टोटल, अरस्तु, एरिस्टोटल। लेकिन अगर मैं पूछती हूं आपको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को हिंदी में कहेंगे वर्गीकी। वर्गीकी का मतलब हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, इसीलिए वर्गीकी को पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण में अगर नाम मिलता है तो नाम मिलता है लीनियस का। लीनियस हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें टू किंगडम प्रोसीजर को समझाया था इस चैप्टर में। अब देखिए, सबसे पहले अरस्तु का नाम इसलिए मिलता है क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि एनिमल और प्लांटी दो किंगडम जो है वो बायोलॉजी का आधार है, बेस है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अलग अलग बेस को बनाकर एनिमल बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। तो उसमें सबसे पहला हमारा नाम अरस्तु का मिलता है, सेकंड नाम हमारा मिलता है लीनियस का, एंड थर्ड नाम मिलता है हमारा, जैसे कि हम यहां पे देखेंगे बेस्ड ऑन की अगर हम बात करें, चलिए अरस्तु की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का आधार जो था, उसका बेस जो था, आधार जो था, वो उन्होंने यूजेस को रखा, यानी प्रयोगों को रखा। यूज, प्रयोग, यानी कि क्या कोई इंसान है तो वो क्या उसके यूजेस हैं, है ना, क्या प्रयोग कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, क्या उसका काम है। कोई जानवर है तो उसका क्या काम है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है ना, इन सबके कामों के आधार पर। कि कुत्ता है तो कुत्ता घर की रखवाली कर रहा है तो हमने इस वाले किंगडम में इसको रख दिया। तो यूजेस के आधार पर हमने सबसे पहला नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। एंड सेकेंड जो हम देखते हैं फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, वो था बच्चों क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हिंदी में कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अकारिकी। अकारिकी का मतलब होता है कि सामने वाला दिखता कैसा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है या कुछ भी है, पेड़ है, सपोज पेड़ है, तो उसमें पत्तियां हैं, उसमें स्टेम है, उसमें तना है, उसमें फ्लावर आएंगे, उसमें फ्रूट्स आएंगे, उसके स्टेम है, उसमें रूट्स है। तो इन सब चीजों को देखकर हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, सॉरी नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यूसेज के आधार पर, एंड सेकंड हमने देखा कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी बाहरी संरचना के बेसिस पर हमने कुछ साइंटिफिकली चीजों को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी कि एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, सेकंड हमने देखा लेमार्क, यानी कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, तो आंसर इज लेमार्क। फिर हमने तीसरा देखा कि भाई जो टेक्सोनॉमी थी, यानी वर्गीकी थी, जो वर्गीकरण किया गया, उसको सबसे पहले किसने चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे आंसर इज लीनियस। क्यों, क्योंकि लीनियस जो थे, लीनियस क्या करते थे कि उन्होंने वर्गीकी को फर्स्ट नेम, सेकंड नेम ऐसे करके दो तीन नेम्स में डिवाइड किया। जैसे कि एक वर्ड हम यहां से उठा लेते हैं, किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी जगह चीज का नाम उठा लेते हैं। क्या हमने देखा, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, तो इसमें ये और ये, ठीक है, बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन इसको नाम दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए
एरिस्टोटल ने हमें बताया कि जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है उसको किस तरीके से डिवाइड उन्होंने किस बेसिस पे किया। तो एरिस्टोटल के पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट जो किंगडम था उन्होंने देखा कि जो हर्ब्स हैं, है ना, छोटे छोटे से कोमल तने वाले पौधे होते हैं, छोटे छोटे से, उनकी शाखाएं जो है वो नहीं हो सकती, जैसे कि मटर का पौधा है, पुदीना का पौधा है, धनिया का पौधा है ना, जिसमें आपको स्टेम नहीं दिखेगा, जिसमें आपको कोई बड़ा पौधा नहीं दिखेगा, बड़ा पेड़ नहीं दिखेगा, वो छोटे छोटे से पौधे होते हैं कोमल तने वाले, है ना। स्टेम बहुत ही सिंपल सी स्टेम होती है इनकी, सॉफ्ट स्टेम, उनको हर्ब्स में रखा, ठीक है, जैसे जड़ी बूटियां भी कह सकते हैं। शर्ब्स में किसको रखा? तने वाले पौधे को, जिनकी शाखाएं यानी ब्रांचेस भी थी, जिनमें ब्रांचेस भी थी, जिनमें शाखाएं भी थी, उनको हमने शर्ब्स में रखा, जैसे कि गुलाब है, गेंदा है, नींबू है ना। और इनका ज्यादा जो इनका स्टेम है वो ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और तीसरा जो इन्होंने कैटेगरी बना दी ट्रीज की, जिनका स्टेम बहुत ही मोटा है और एक तरह से क्या है, उनका तने की शाखाएं जो है वो जमीन से बहुत ऊपर है ना। जो ब्रांचेस है, जैसे आम का पेड़ सबने देखा है, ब्रांचेस जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, और झाड़ियों में क्या होता है कि ब्रांच जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा कि हर्ब्स में, शर्ब्स में एंड ट्रीज में, है ना। एनिमल किंगडम को इन्होंने कैसे बांटा? एनिमल किंगडम को इन्होंने सबसे पहला नाम दिया इनीमा, इनीमा, ठीक है, एंड सेकंड बोला एनीमा, ठीक है। अब देखो किसके बेसिस पे किया ये एनीमा और इनीमा, किसके बेसिस पे किया? तो आंसर इज रेड ब्लड। रेड ब्लड को जब हम देखते हैं कि जैसे इंसान है ना, तो इंसान के अगर कट लगता है या चोट वगैरह लगती है तो फिर क्या आता है? रेड ब्लड सामने आता है ना। तो इसके बेसिस पर इन्होंने इनीमा लिखा। और रेड ब्लड एब्सेंट, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को काटो उसमें रेड ब्लड नहीं निकलेगा, है ना। अब व्हाइट ब्लड निकलेगा वो एक अलग चीज है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन रेड ब्लड एब्सेंट है उसमें, तो उसको रखा हमने किसमें? एनीमा में। अब इसको याद कैसे करना है? ए से एनीमा और ए से एब्सेंट, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हमने देखा। तो उन्होंने कहा प्लांट किंगडम को इस तरीके से डिवाइड किया एंड एनिमल किंगडम को टू टाइप से डिवाइड किया, इनीमा एंड एनीमा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए अभी लीनियस की बारी आई, है ना। एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अभी लीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लीनियस ने कहा कि जो प्लांटी है और जो एनिमिलिया है उसको हम लोगों ने सेल वॉल के बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है और यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी हैव सेल वॉल एंड सेल वॉल एब्सेंट। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, फंगी को रखा, एल्गी को रखा, ब्रायोफाइट्स रखे, टेरिडोफाइट्स रखे, जिम्नोस्पर्म रखे, एंजियोस्पर्म रखे, लाइकेंस रखे एंड माइकोप्लाज्मा रखे। लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ी गलती हुई इनसे कि इन्होंने सेल वॉल, हैव सेल वॉल के नाम से ये चीजें डिवाइड की, लेकिन ये खुद ही अपनी बात पर साबित नहीं कर पाए, क्योंकि जब इन्होंने माइकोप्लाज्मा को यहाँ पे रखा तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चीजों को गलत साबित कर दिया, अपनी ही बात पर नहीं टिके। लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ चीजें बिल्कुल सही की। इन सब में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। ये जितने भी फाइलम्स आपको दिख रहे हैं ये फाइलम्स के नाम है, ठीक है, फाइलम्स के नाम है। ये जितने भी आपको फाइलम्स दिख रहे हैं इन सब में, इन फाइलम में जितने भी जंतु, जितने भी एनिमल आएंगे उन सब में ही सेल वॉल जो है वो एब्सेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर ये कुछ चीजों में सही थे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ चीजों में गलत हो गए, ठीक है। इस तरीके से लाइकेन को भी गलत इन्होंने रखा, क्यों? क्योंकि लाइकेन जो है वो फंगी और एल्गी के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है, एल्गी एंड फंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो ना तो लाइकेंस प्रॉपर फंगी है और ना ही जो लाइकेंस है वो एक तरह से एल्गी है, उसको बीच की कड़ी माना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे मान लो कि दो कुत्ते हैं या दो बिल्लियां हैं, आपस में अगर हाथ मिला लेंगी या जुड़ जाएंगी, आपस में पास पास बैठ जाएंगी, तो वो जो जुड़ने के बाद या जो आप पास में बैठने के बाद एक नया एनिमल थोड़ी बन सकता है, वो रहेंगे तो वो पुराने वाले एनिमल ही। तो इस तरीके से इन्होंने लाइकेन को लेकर एक अलग फाइलम बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने प्लांटी के
चीजों में गलती कर दी। अभी अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, अभी हम अगर बात करें तो बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया भाई किस हिसाब से इन्होंने प्लांटी में रख दिए, बैक्टीरिया थोड़ी प्लांट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि प्लांट और एनिमल को इन्होंने डिवाइड तो किया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें इनकी गलत साबित हो गई। तो इस तरीके से लीनियस के बाद हम लोग देखते हैं, लीनियस तक 2 किंगडम थे, लीनियस तक, ठीक है। लीनियस के बाद आए हैकल। इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम को लॉन्च किया, और इन्होंने प्लांट और एनिमल, देखो प्लांट और एनिमल शुरू से ही बने हुए हैं, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया, उनको किसी ने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल किंगडम में डिफरेंस बहुत इजी है ना। आप देख के पता लगा सकते हो कि अच्छा सामने वाला पेड़ आम का है या अमरूद का है ना, पता लगा सकते हैं ना। और वैसे इंसानों में भी कि भाई कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, कोई जानवर जा रहा है, कोई इंसान जा रहा है, ये पता कर सकते हैं हम लोग, है ना। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, इंसान को देखकर कोई भी प्लांट नहीं समझ सकता और कोई भी प्लांट को इंसान नहीं समझा जा सकता। तो वो डिफरेंस, जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, वो बहुत ही इजी है। इस वजह से प्लांट और जो एनिमल किंगडम था वो हमेशा स्थायी रहे, उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाया, लेकिन उसमें एडिशन वक्त के साथ साथ होता रहा। जैसे हम लीनियस तक की अगर हम बात करें तो जो लीनियस जी थे उन्होंने बताया कि 2 किंगडम सिस्टम हमारे बायोलॉजी के अंदर रहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हैकल आए, उन्होंने कहा कि 3 किंगडम सिस्टम होंगे। तो उन्होंने कौन सा एक नया किंगडम सिस्टम इसमें जोड़ दिया, अगर हम बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल तो पहले से था, लेकिन इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया इन्होंने? एक और नया किंगडम जोड़ दिया जिसे कहेंगे प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कोपलैंड आए। कोपलैंड, ये भी साइंटिस्ट का नाम है जी, ठीक है। कोपलैंड आए और कोपलैंड ने क्या किया? 4 किंगडम सिस्टम को लॉन्च कर दिया। 4 किंगडम सिस्टम को लॉन्च कर दिया। 4 किंगडम सिस्टम कैसे? फिर से प्लांट पहले से थे, एनिमल पहले से थे, प्रोटिस्टा हमारे हैकल जी बता गए, एंड इन्होंने अभी नया जोड़ दिया जिसे नाम दिया मोनेरा, है ना। एक नया किंगडम इसमें ऐड कर दिया हमारे कोपलैंड जी ने, जिसका नाम था मोनेरा। तो यहां पर हमने देखा कि अरस्तु ने स्टार्टिंग की, तो अरस्तु ने भी 2 किंगडम सिस्टम समझाया। फिर लीनियस जी आए, लीनियस जी ने भी 2 किंगडम सिस्टम समझाया, एंड उसके बाद हैकल जी आए, हैकल जी ने भी 3 किंगडम सिस्टम समझाया, एंड उसके बाद कोपलैंड जी आए, उन्होंने भी 4 किंगडम सिस्टम समझाया। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे R.H. विटेकर जी आए, ठीक है। विटेकर, इन्होंने बताया कि नहीं भाई ये सारे लोग गलत हैं, है ना। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको मॉडिफाई चीजों को कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनमें भी कमी रही है। तो फिर जब ये इस पॉइंट के बाद ये आए और इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे किंगडम है वो अब 5 होंगे टोटल, ठीक है। तो फिर से प्लांटी पहले से था, एनिमिलिया पहले से था, मोनेरा पहले से था, प्रोटिस्टा पहले से था, लेकिन इन्होंने एक नया किंगडम जोड़ दिया जिसका नाम था फंगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे 5 किंगडम सिस्टम लॉन्च हो गए, है ना। एंड कौन कौन से विटेकर जी ने बताए कि हमारे, देखिए यहां से मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक यानी फंगी एंड एनिमिलिया। इस तरीके से 5 किंगडम सिस्टम हमारी बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखिए, अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम मोनेरा को लेते हैं, मोनेरा के बारे में बात करते हैं कि मोनेरा क्या है। फर्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है मोनेरा। तो मोनेरा जगत के सभी जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, हमने जब सेल पढ़ा है या हमने कभी सेल के बारे में बुक्स वगैरह पढ़ी हो तो हमें पता चलता है कि जो सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड यूकैरियोट्स। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब नहीं होते। ये सब नहीं होते, जिसका मतलब क्या है कि ये
प्रोकैरियोट है, और जिसमें ये सब चीजें होती हैं उसका मतलब है वो यूकैरियोट से। ठीक है, एक बेस ये लिया। सेकंड इन्होंने ये लिया कि ये सारे के सारे जीव जो है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय। देखो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जितने भी एनिमल भी हैं वो भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी इंग्लिश में कहेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किए गए हैं। तो जब हम देखेंगे प्रोटोजोअन्स को तो वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में रखे गए हैं, और जब हम देखेंगे हमारे कॉर्डेटास को, एनिमल को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, इन सब एनेलिडास को, तो ये सब जो है जो फाइलम जो है वो किसमें रखे गए हैं, वो मल्टी सेलुलर में रखे गए हैं। जैसे कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता, कॉकरोच ऑर्थोपोडा फाइलम का जंतु है, एनिमल है, तो वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, तो आंसर इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, हम लोग इंसान ह्यूमंस किस में रखे गए हैं, कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा फाइलम जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो आंसर इज मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मोनेरा जो है वो ज्यादातर वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब देखो हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि जो चीज हर जगह पाई जाए उसको कहते हैं सर्वव्यापी, हिंदी में सर्वव्यापी, इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटन। तो कहां पर, अगर मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर के टिप पर भी अभी बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। आप टेबल की बात करें, टेबल पर बैक्टीरिया मिलेंगे। बोर्ड की बात करें, बोर्ड पर बैक्टीरिया मिलेंगे। कपड़ों की बात करें, कपड़ों पर भी बैक्टीरिया मिलेंगे। पर्दों की बात करें, पर्दों पर भी बैक्टीरिया मिलेंगे। कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे पर भी बैक्टीरिया है। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि सर्वव्यापी, कहीं पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल ही है, कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जैसे सबने सुना होगा कि जो दही है, जब हम खाते हैं दही तो हमें उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज मिलते हैं, जिसकी वजह से जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है दूध के अंदर वो बनके वो होती है, देन दही बनता है। और दही हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है वो यूजफुल भी है जिन्हें हम खा रहे हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हार्मफुल है जिनकी वजह से डिजीजेस भी होती हैं ह्यूमंस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट है। आगे देखिए, आगे देखिए, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोनेरा जो है वो, उसमें जितने भी जीव हैं जो बैक्टीरियाज हैं वो सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का हिंदी में मतलब होता है स्वपोषी, है ना, और या फिर हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, यानी जो बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो अपने खाने के लिए, अपने पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे वो क्या कहेंगे, उनको परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो हमारे कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से वो खुद खाना बना लेते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे बीच में है बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट ये एल्गी तो नहीं है, एल्गी नाम में जरूर आ रहा है बट ये एल्गी नहीं है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया का नाम भी दिया गया है। अगर कहीं पर भी आपको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया पूछा जाता है, आपका ऑप्शन होना चाहिए बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं आप। एंड एनाबेना नॉस्टॉक, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आंख बंद करके एनाबेना नॉस्टॉक लगा सकते हैं। आगे देखिए, हेट्रोट्रॉपिक की अगर हम बात करें, हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ जो बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉजेज, डिजीजेस कॉजेज करते हैं, डिजीज का कारण भी बनते हैं। तो वैसे ही हमारे कुछ पैरासाइट्स बैक्टीरिया हैं जो, जैसे कि विब्रियो, कॉलेरी, साल्मोनेला, टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अब एक एक करके मैं इन सबको, ये सिर्फ बैक्टीरिया के नाम थे, अगर हम डिजीजेस के नाम पे फोकस करें तो आप देखो इनका सबका लास्ट वाला शब्द उठा लीजिए। ये देखिए, कॉलेरी से बन जाता है कोलेरा। ठीक है, कोलेरा हिंदी में कहेंगे हैजा। फिर यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से उठा लीजिए टाइफॉइड।
ठीक है, टाइफॉइड। आगे देखिए, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, टिटेनी से उठा लीजिए टिटनेस, टिटनेस। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल डिजीजेस कहलाती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? तो हमारा जो कॉलेरा है वो विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है, एंड टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, एंड टिटनेस जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरासाइट्स बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डिजीजेस को भी कॉज करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, मोनेरा से अगर कभी भी रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें बताइए रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो सबसे पहला आंसर आपका बाइनरी फिजन होगा, है ना, द्विविभाजन, 1 से 2, फिर 2 से ऐसे मल्टीपल विभाजन होते रहते हैं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग बडिंग के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। आप देखेंगे जैसे हम दही की बात कर रहे थे अभी, तो थोड़ा थोड़ा जब जमेगा तो उसमें कम बैक्टीरियाज होंगे, है ना, फिर आप जब 12 घंटे बाद या 6 घंटे बाद उसको देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा, जब पूरी प्रॉपर दही के फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसमें बैक्टीरियाज का ज्यादा मात्रा होगी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, चलिए आपको कोई भी 4 ऑप्शन देकर सिंपल सा क्वेश्चन इतना पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है, और आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। आप ले लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में हो तो भी बैक्टीरिया को टिक करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑप्शन में हो तो भी बैक्टीरिया टिक करेंगे, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में हो तो भी बैक्टीरिया टिक करेंगे, एंड आर्की बैक्टीरिया हो तो भी बैक्टीरिया टिक करेंगे, राइजोबिया ऑप्शन में हो तो भी बैक्टीरिया टिक करेंगे, एंड एनाबेना नॉस्टॉक हो तो भी बैक्टीरिया ही टिक करेंगे। समझ में आया? आगे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन बनता है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल पाई गई है अर्थ पर, यानी कि अगर हम पूरी धरती की, पूरी पृथ्वी कर बात करें तो सबसे ज्यादा छोटी कोशिका मानी गई है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका बताइए, तो आंसर इज सबसे छोटी कोशिका इज माइकोप्लाज्मा, एंड सबसे बड़ी सेल, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ऑस्ट्रिच एग। सबने सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए सिंपल सा कि अगर मोनेरा की हम बात करें तो कुछ डीकंपोजर्स होते हैं, डीकंपोजर मतलब कि अपघटक। ठीक है, कुछ मोनेरा जो है वो, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया अभी हमने पहले भी बात की थी, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करते हैं, जो कि हमारी किसके लिए आवश्यक है? पौधों के, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बैक्टीरिया जो है, वो नाइट्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कौन करता है, उसका फिक्सेशन कौन करता है? तो द आंसर इज साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया एक मोनेरा जगत का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, आगे देखिए, मोनेरा जीव जैसे कि कुछ बैक्टीरिया रोग पैदा करते हैं, अभी हमने पहले भी बात की थी कि डिजीजेस कॉज करते हैं। भाई देख लीजिए कौन कौन सी डिजीज है, टिटनेस है, प्लेग है, लेप्रेसी को हिंदी में कहते हैं कोढ़, कोढ़। ठीक है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, डिप्थीरिया है, डायरिया है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ को हिंदी में कहेंगे काली खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बहुत ही फेमस डिजीज है, सब लोग जानते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तपेदिक, एक और हिंदी नाम मिलता है तपेदिक, क्षय रोग भी मिलता है, क्षय रोग। ठीक है, ये सारे जो नाम है वो किसके हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एंड एंथ्रेक्स, ज्यादातर भेड़ और बकरियों में देखने को मिलता है, भेड़ और बकरी, एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, टिटनस, टिटनस भाई इंसानों में ही मिलता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट कर देता है टिटनस वाला बैक्टीरिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ये सारी डिजीजेस के नाम है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो प्लेग का बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, एंड लेप्रेसी का बैक्टीरिया होता है कोरोनीबैक्टीरियम लैप्री, कोरोनीबैक्टीरियम लैप्री। अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगर हम कोलेरा की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। अगर हम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका नाम होता है। एंड वूपिंग कफ की बात करते हैं, काली खांसी की बात करते हैं
तो भी हमारा होता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया के नाम आप याद रखें ना रखें, डिजीजेस के नाम याद रखिए। बैक्टीरिया भी बहुत ही कॉमन सी डिजीजेस अगर होती है तो पूछ लेता है एक आध नंबर में, जैसे कि ज्यादातर जो बनता है वो टाइफाइड से, कॉलेरा से, प्लेग से, टिटनेस से और ट्यूबरकुलोसिस, व्यूपिंग कफ, इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, निमोनिया से भी बनता है कई बारी, निमोनिया कि निमोनिया का बैक्टीरिया का नाम बताइए। ठीक है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इस तरीके से छोटे छोटे से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं आपका यहां से। एंड प्रोटिस्टा, न्यू किंगडम इज प्रोटिस्टा। मोरेरा खत्म कर चुके हैं हम लोग, बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं हम लोग, एंड अब जो हमारा न्यू किंगडम है वो है हमारा फर्स्ट किंगडम कवर कर चुके हैं, सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जीव जो है हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, पहली चीज। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि जितने भी उसमें ऑर्गेनेलीज हैं वो सेव होते हैं, एक तरह से वेल डिफाइंड होते हैं, ये कह सकते हैं हम, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? यूनिसेलुलर होते हैं भाई। यूनिसेलुलर का मतलब क्या? सिंगल सेल, है ना। एंड मल्टी सेलुलर का मतलब क्या? बहुत सारी सेल। तो कह रहे हैं भाई कुछ तो जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ एक आध तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो कैसे हैं, जो कि मल्टी सेलुलर है। हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटिस्टा जो है वो आमतौर पर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र, तालाब और कुछ नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश के बाद जब हल्की हल्की सी भींगी सी मिट्टी होती है उसमें भी कई बार हमारे जो है प्रोटिस्टा मिलते हैं। कुछ प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एंड कुछ अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि वो कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स है। और कुछ जो है वो दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं भाई, उनको परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट जो है वो अपना, जैसे मूवमेंट की बात करते हैं ना, कि जब एनिमल है, एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया है, जो प्रोटिस्टा है वो लगभग कुछ एनिमल्स भी हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर जब हमने प्रोटिस्ट में अगर पढ़ा, देखिए अगर हम सिर्फ 2 किंगडम्स की बात करें तो हम एनिमल में ही प्रोटिस्टा को रखा हमने, जब एरिस्टोटल ने बात की थी। लेकिन उसके बाद जब विटेकर जी आए, उन्होंने बात की, तो उन्होंने एज ए प्रोटिस्ट की नजरों से देखा कि हम सिर्फ प्रोटिस्टा ग्रुप को ही फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको प्रोटिस्टा में रखा। अदरवाइज हम इसको एनिमल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जब अरस्तु जी ने इसको डिफाइन किया था तो हम इसको एनिमल किंगडम में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक तरह से हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मोशन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, एक जगह से दूसरे जगह तक की जाने की बात करें, तो ये कैसे गति करते हैं, कैसे जाएंगे, कैसे इनकी गति होगी, तो द आंसर इज फ्लैजिला से भी कर सकते हैं, सीलियास से भी कर सकते हैं और स्यूडोपोडिया से भी कर सकते हैं। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, अच्छे से समझिए। अगर हम अमीबा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सूडोपोड्स है। ठीक है, अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो यहाँ पे सीलियाज हैं, ये जो पतले पतले से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये सब सीलियाज बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा आप लोगों को, ये स्यूडोपोडियाज है। ठीक है, अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं, यूग्लिना से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्लीपर एनिमल बताइए। स्लीपर का मतलब चप्पल जैसा। हाँ, तो चप्पल जैसा आकार का होता है, ये देखिए चप्पल जैसा है, इसलिए से स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम यहाँ पे मूवमेंट का देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्लैजिलम है, ये देखिए फ्लैजिलम, ये देखिए एक यहाँ से फ्लैजिला निकला हुआ, एक ऐसे, तो ये इसको बोला गया है फ्लैजिला। अगर लोकोमोशन, मूवमेंट की बात की जाए, गति की बात की जाए, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते कैसे हैं ये पूछा जाए तो सबके अलग अलग आंसर्स हैं। अगर अमीबा की बात करी जाए तो सूडोपोडियाज हैं, अगर पैरामीशियम की बात करी जाए तो सीलियाज हैं, अगर यूग्लिना की बात करी जाए तो फ्लैजिलाज हैं। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी फ्लैजिलाज है, यस फ्लैजिलाज है, एक जो ये दिख रहा है ये। ठीक है, आगे चले, आगे बात करते हैं। देखिए अभी प्रोटिस्टा में कुछ जो एनिमल थे, यानी कुछ जो प्रोटिस्ट थे, एनिमल नहीं बोलते, अभी प्रोटिस्ट बोलते हैं, तो कुछ जो जंतु थे, कुछ जो प्रोटिस्ट थे, उनमें क्या कर रहे थे, वो डिजीजेस को भी कॉज कर रहे थे।
क्या कर रहे थे वो रोग भी उत्पन्न कर रहे थे, डिजीजेस भी कॉज कर रहे थे, रोग उत्पन्न कर रहे थे। कौन कौन से हैं वो देखिए। तो पहला हमारा जो डिजीज है मलेरिया है, और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब कुछ बच्चे लोग कहेंगे मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है मैम, है ना, तो मच्छर वाला सीन ठीक है आपका, बहुत बढ़िया, आपको नॉलेज है अच्छी, लेकिन मच्छर वो हमारी बॉडी तक पहुंचा कैसे, वो मच्छर हमारी बॉडी तक पहुंचा कैसे। तो इसके लिए दो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला हमारा टर्म कहता है वेक्टर और दूसरा हमारा टर्म कहता है फैक्टर। हिंदी में कहेंगे इसको कहेंगे वाहक, हिंदी में कहेंगे कारक, और इसको हिंदी में कहेंगे वाहक। ठीक है, यानी वेक्टर को हिंदी में कहेंगे वाहक और फैक्टर को हिंदी में कहेंगे कारक। दोनों चीजें हैं। कैसे? अब देखो, अगर हम बात करें मलेरिया नामक बीमारी की, मलेरिया नामक डिजीज की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें फैक्टर के द्वारा समझाओ इसको और वेक्टर के द्वारा समझाओ। तो जब हम फैक्टर के द्वारा इसको समझेंगे तो हम इसका फैक्टर मानेंगे किसको? प्लाज्मोडियम को। फैक्टर किसको मानेंगे हम लोग? प्लाज्मोडियम को। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर देखो यहाँ पे मॉस्क्यूटो लिखा है। ठीक है, वेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा ये फैलता है, वो प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया किसी ह्यूमन को हुआ, वो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी तक आया कैसे? वाहक कौन था? लेकर कौन आया? ठीक है, तो उसका आंसर है हमारा मॉस्क्यूटो। फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वेक्टर और फैक्टर दोनों चीजों को अलग अलग देखा जाए तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्या है? वेक्टर जो है वो हमारा वाहक जो है वो मॉस्क्यूटो है, एंड फैक्टर जो है वो हमारा प्लाज्मोडियम है, एंड प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटिस्ट है। ठीक है, अगर मैं पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम को किस फाइलम में रखा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम को हमने प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नींद की बीमारी कह सकते हैं हिंदी में, नींद की बीमारी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अगर हम फैक्टर और वेक्टर दोनों की तरीके से देखें, फैक्टर और वेक्टर दोनों के ही तरीके से देखें, तो फैक्टर में काम करेगा हमारा क्या? ट्राइपेनोसोमा। फैक्टर में क्या काम करेगा? आंसर होगा ट्राइपेनोसोमा। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो ट्राइपेनोसोमा आंसर नहीं होगा। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारा आंसर होगा सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, टी से स्पेलिंग स्टार्ट है, टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई बोलेंगे। यानी कि एक मक्खी है जिसे सीसी फ्लाई का नाम दिया गया है, सीसी मक्खी का नाम दिया गया है, वो इसका वेक्टर बनती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं फैक्टर और वेक्टर यानी सेम चीज, वाहक और कारक में, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो वाहक है वो क्या है? वो वेक्टर है और वो उसका नाम है सीसी फ्लाई, और जो कारक है यानी जो फैक्टर है वो कहेंगे ट्राइपेनोसोमा। और ये ऐसी बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पैदा करती है इंसानों के अंदर। बीमारी का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, हिंदी में नींद की बीमारी भी कह सकते हैं। मलेरिया को भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम वर्ड है, मलेरिया ही कहें। ठीक है, आगे देखते हैं डाइसेंट्री, डिसेंट्री। ठीक है, अमीबॉइक डिसेंट्री, हिंदी में कहेंगे इसको पेचिस। पेचिस है ना, अमीबॉइक डिजीज है क्योंकि अमीबा के कारण हो रही है तो अमीबॉइक डिजीज है। ठीक है, तो सेम चीज है, अमीबा के कारण हो रही है, लेकिन अमीबा के अंदर एक स्पीसीज होती है, एक जाति होती है जिसकी वजह से ये होती है स्पीसीज। ठीक है, तो कौन सी वो जाति है, कौन सी वो स्पीसीज है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है? तो द आंसर इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कैसे फैलती है? तो यहाँ पे देखिए, संक्रमित हमारे फूड से, फूड संक्रमण से हो सकती है, वाटर के पानी के संक्रमण से हो सकती है, खाने के संक्रमण से हो सकती है ना, कुछ भी। और ज्यादातर जो बॉडी अफेक्ट होती है वो किस तरीके से होती है? तो देखेंगे आप, डायरिया हो जाता है। ठीक है, एंड इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाता है। अगर हम
किस तरीके से ये देखें कि बॉडी अफेक्टेड हो रही है हमारी, क्या क्या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो जो सेम डायरिया में सिम्टम्स हो जाते हैं एंड सेम चीज है ना, पेट में पानी बन जाना एंड खाना नहीं पचना, ये सब चीजें जो होती हैं वो डायरिया के सिम्टम्स नजर आते हैं सेम इसमें। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो इसका स्पीसीज है, अमीबोइक डिसेंट्री इसको डिजीज को नाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा किंगडम है किंगडम फंगी। फंगी है ना, हम फंजी को पढ़ते हैं। फंजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फंजी से जब क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई बताइए जिस ब्रांच में फंजी की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं। तो द आंसर इज माइकोलॉजी। आंसर इज माइकोलॉजी। फंजी की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। और दूसरा यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो आंसर इज यूकैरियोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि एक कोशिका भित्ति होती है और वो भी काइटिन की बनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए जो फंजी होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, कौन सी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो आंसर इज काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन कार्बोहाइड्रेट होता है काइटिन। आगे देखिए, अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम इसको देखते हैं तो जो कवक हैं यानी जो फंगी हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर कैसे इनको हम क्लासिफाई करेंगे, तो देखिए पहला हमने देखा सिम्बायोटिक, हिंदी में कहेंगे सहजीवी। दूसरा हमने देखा पैरासिटिक, हिंदी में कहेंगे परजीवी। एंड तीसरा हमने देखा सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी। तो फर्स्ट हमारा कहता है कि जो कवक दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे कवक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं और उनको सहजीवी कहा जाता है, सहजीवी कवक कहा जाता है, सिम्बायोटिक फंगी कहा जाता है, जिसका हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन को हमने सिम्बायोटिक रिलेशन वाली फंगी माना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि भाई लाइकेन का न्यूट्रिशन समझाइए। तो लाइकेन में कौन सा न्यूट्रिशन है, आंसर इज सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन है। एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा पैरासाइट्स, पैरासिटिक। तो हमने देखा कि अपना भोजन जंतुओं और पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं और ये कवक सदैव हानिकारक होते हैं। पक्सीनिया, ऑस्ट्रेलेगो, 2 हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। पक्सीनिया पूछा जाता है कि किस टाइप का न्यूट्रिशन है पक्सीनिया में, तो आंसर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। ऑस्ट्रेलेगो का पूछा जाता है, एस्टिलेगो का, तो वो भी एस्टिलेगो में भी बताएंगे हम लोग कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक का मतलब हम अपने खाने के लिए, हम अपने भोजन के लिए सामने वाले पर निर्भर हैं कि भाई आप हमें बना के दोगे हम तभी खाएंगे। ठीक है, सिम्बायोटिक में क्या हो रहा था कि जैसे 2 लोग हैं, हमारे पास खाना है, उनके पास सब्जी है, मतलब हमारे पास रोटी है, उनके पास सब्जी है, हम दोनों ने मिलकर सब्जी रोटी को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया कि आप हमारी रोटी ले लीजिए, हमें थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए, हमने दोनों ने मिलकर खाना खा लिया। ठीक है, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्प नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान दूसरे को दे रहा है। ठीक है, तो वो परजीवी। एंड नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी। सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है, मृतोपजीवी यानी जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या मृत पदार्थों पर डिपेंड रहते हो, निर्भर रहते हो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको क्या कहेंगे, उसको मृतोपजीवी कहेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास राइजोपस है, पेनिसिलियम है और मॉर्केला है। इन तीनों फंगी से क्वेश्चन बनता है कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कि भाई बताइए जो मॉर्केला नामक फंगी है उसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, आंसर इज सैप्रोफिटिक। ठीक है, पेनिसिलियम नामक फंगी में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, आंसर इज सैप्रोफिटिक। एंड राइजोपस नामक फंगी में, राइजोबिया कह सकते हैं, उस नामक फंगी में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आंसर इज सैप्रोफाइट। आगे देखिए, अभी एक क्वेश्चन और यहां से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि भाई जो ये देखिए 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया कि जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी है,
उससे हमने एक दवाई बनाई, एक एंटीबायोटिक दवाई बनाई, जिसका नाम हमने क्या रखा, जिसका नाम हमने रखा पेनिसिलिन। ठीक है, कब इन्होंने बताया, 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया कि एक एंटीबायोटिक दवाई हमने एक फंगी को लेकर बनाई है, फंगी से बनाई है, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी दवाइयां बनाई गई। ये तो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस, जब कोई काम पहली बार होता है तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है, तो ये पहली बार था, इसलिए इनको 1927 में इन्होंने ये चीज को बताया। फिर क्या हुआ कि फिर और भी बहुत सारी फंगीज से न्यू एंटीबायोटिक्स का निर्माण होने लगा, बनने लगे। तो उनमें से हमारी क्लोरोमाइसिटिसिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन एंड बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयों का, औषधियों का हम यहाँ से क्या करने लगे, फंगी के द्वारा, कवकों के द्वारा उत्पाद करने लगे, बनाने लगे। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, जो ईस्ट है, ईस्ट ये यूनिसेलुलर है और कैसा है, सेप्रोफिटिक फंगी है। सेप्रोफाइटिक का मतलब है मृतोपजीवी। ठीक है, ईस्ट, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसका पता सबसे पहली बार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लगाया था। ठीक है, ईस्ट में होने वाली किण्वन, किण्वन की एक क्रिया कह सकते हैं इसको, तो सबसे पहली बार ये जो इन्होंने पता लगाया था, तो इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, अल्कोहल बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, ईस्ट नामक फंगी का। ठीक है, शराब बनाने में, बियर बनाने में, डबल रोटी बनाने में, इन सब जगह पर इसका यूज किया जाता है। और ये सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सबसे पहली बार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे चीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कहता है माइकोसिस। जितनी भी बीमारियां हमारी फंगी के कारण होती हैं, भाई देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। तो हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, सबके क्या है, कुछ यूजफुल चीजें भी हैं, कुछ किसी जगह यूजफुल भी हैं और किसी जगह वो हार्मफुल भी हैं। तो जैसे हमने बैक्टीरिया बताया था, अभी बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, तो हमने देखा जब हम दही खा रहे थे, है ना, कर्ड जब हम खा रहे थे, तो वो बैक्टीरिया यूजफुल थे, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ भी बैक्टीरिया ऐसे भी थे जो बॉडी में हार्म कर रहे थे, बॉडी को हार्म कर रहे थे। तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी। तो सेम चीज हमारी किसके साथ है, हमारी फंगी के साथ भी, कि कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे कि अल्कोहल, बियर, शराब, डबल रोटी, है ना, ब्रेड वगैरह सब खाते हैं ना, डबल रोटी वगैरह, तो वहां पे भी यूज किया जा रहा है, तो हम खाने में भी यूज कर रहे हैं। एंड कुछ जो है वो संक्रमण भी फैला रहे हैं, कवक, है ना, जिसको नाम दिया गया, कवक से होने वाले संक्रमण को नाम दिया गया माइकोसिस। क्या नाम दिया गया, माइकोसिस, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो स्किन पर, बाल पर, नाखून पर और शरीर के किसी भी हमारे ऑर्गन को ये हो सकता है, ऑर्गन में हो सकता है। जैसे कि एक बीमारी है जिसे कहते हैं दाद, रिंगवॉर्म कहेंगे इंग्लिश में। एथलीट फुट को हिंदी में हाथी पांव भी बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो एथलीट फुट है हमारा फुट, एंड खाज खुजली कह सकते हैं, खुजली, है ना, इचिंग वगैरह। और फंगल नाखून संक्रमण भी, यानी फंगल नेल इन्फेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इतनी सारी बीमारियां हमारी हो जाती हैं। जैसे कि अगर रिंगवॉर्म की बात करें तो हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, पूरी स्किन पर दाद खाद खुजली हो सकता है। एंड इसका जो हमारा फंगी का नाम, स्पीसीज का नाम है, वो है ट्राइकोफाइटोन। अगर कभी पूछा जाए कि किस फंगी के कारण हमारा रिंगवॉर्म नामक डिजीज होती है, यानी दाद खाद खुजली, यानी दाद होता है, तो आंसर इज ट्राइकोफाइटोन होगा। ठीक है, एक नई बीमारी है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जिसमें क्या होता है, ब्रेन अफेक्ट करता है, आपको बहुत ज्यादा वाला अच्छा एकदम बढ़िया सर में दर्द होता है। एंड कह सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसका मतलब। ठीक है, एंड इसका सबसे, अगर हम ये कहें कि ये देखिए, अगर फंगी का नाम पूछा जाए तो क्रिप्टोकोकस इसकी फंगी हम बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी बीमारी है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस के नाम से ही फंगी का नाम जुड़ा हुआ है, एस्परजिलस। एस्परजिलोसिस डिजीज है, एस्परजिलस हमारी फंगी का नाम है। ठीक है, होता क्या है, लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लंग जब अफेक्ट करेंगे तो सांस जो लेते हैं जब हम, है ना, जो एयर जाती है वो लंग्स में ही तो जाती है, तो एक तरह से लंग अफेक्ट कर जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
एंड हमारी नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब देखो यहां पर भी लंग इन्फेक्शन ही हो रहा है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किस फंगी के कारण हो रहा है तो हिस्टोप्लाज्मा इसकी फंगी का नाम है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कवक की वजह से, फंगी की वजह से ह्यूमन डिजीज अफेक्ट करती है, उसकी स्किन अफेक्ट कर सकती है, ब्रेन भी अफेक्ट कर सकता है, लंग्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, और छोटी छोटी सी बीमारियां जैसे इन्फेक्शन का नाम दे सकते हैं, ये भी फंगी के द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। यहां देखिए लाइकेन को, यहां से भी क्वेश्चन बनता है भाई, लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन को हम लोग एज ए बायो इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, अभी लाइकेन को बायो इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो लाइकेन जो है उस एरिया में यानी उस क्षेत्र में कभी नहीं उगेगा जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यानी कि अगर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो वहां लाइकेन नहीं उग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे एटमॉस्फेरिक एक तरह से पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ये वहीं उगेंगे जहां पर पॉल्यूशन कम होगा। तो एक तरीके से जो लाइकेन है देखिए कम या अनुपस्थित है ना। किसी क्षेत्र में अगर ये देखा जाए कि लाइकेन नहीं है तो ये संकेत करता है कि उस क्षेत्र की वायु प्रदूषण का स्तर अधिक है, यानी कि वहां की हवा में, उस क्षेत्र की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन के विकास और प्रजनन के लिए बाधित है, खासकर शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है जो कि लाइकेन के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। अगर हम इस बात को देखें कि भाई क्या क्या नुकसान पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम देख सकते हैं कि जो लाइकेन है वो हमारे किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया और शैवाल एल्गी के साथ क्या रहता है, सहजीवी संबंध में रहता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी और फंगी के बीच में, तब लाइकेन बनता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या, जब सहजीवी संबंध में रहेगा तो हमारे साथ वाले को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि हम उसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं, और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो फिर हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फफूंदों द्वारा उत्पन्न होता है, एंड एफ्लाटॉक्सिन मक्का, मूंगफली, बादाम, अंजीर, अन्य सूखे मेवाओं पर भी पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन भी एक क्या है, फंगस है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, डिजीजेस होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई, ये ड्राई फ्रूट्स पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, सूखे मेवों पर। ठीक है, आप सूखा मेवा जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, अब काफी टाइम तक अंजीर है ना, काफी टाइम तक खुले में रख दीजिए, 8-10 दिन बाद देखेंगे उसको, है ना, 15 दिन बाद देखते हैं तो फिर कुछ व्हाइट सा उस पर मोल्ड जैसे जम जाता है, उसको ही अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, है ना। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों को क्या करना चाहिए इससे बचाने के लिए, हमें बहुत अच्छे से उनको स्टोरेज करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। उनका फूड स्टोरेज जो है वो ठीक तरीके से उसके हमें रखना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल में आ सकती है चीजें। आगे देखिए, यहाँ देखिए मोल्ड्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि ब्रेड को 8-10 दिन के लिए खुला छोड़ दो, उस पर वो ग्रीन इस टाइप का फफूंदी सी लग जाती है, उसी को ही क्या कहते हैं, मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोल्ड्स जो है ज्यादातर हवादार जगहों पर पनपता है, जैसे कि बाथरूम में, बेसमेंट में, रसोई में, है ना। और ये खासकर समस्या पैदा करता है क्योंकि बहुत हार्मफुल है ये, है ना। ज्यादातर देखने को मिलेगा किसी को एलर्जी हो गई है तो हो सकता है उसने फंगस वाला खाना खा लिया होगा इसलिए हो गई है। अस्थमा से पीड़ित भी हो सकते हैं। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा जो है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिससे सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, अस्थमा। एंड देखिए, मोल्ड कपड़ों पर, फर्नीचर पर और अन्य सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे लकड़ी का सोफा है, अब लकड़ी पर मोल्ड्स काफी टाइम तक जमा है तो वो लकड़ी को भी हार्म करेगा और उससे हमारे फर्नीचर भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइमॉर्फिक कवक। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हमारे हाइफी क्या होते हैं। हाइफी, तो हाइफी अगर हम देखेंगे बच्चा तो ये देखो हल्का सा ये निकला है ना, ये हाइफी है, ये हाइफी है। ठीक है, अब ये हाइफी क्या है, जब हाइफी जो है सिंगल फॉर्म में है तो वो हाइफी है। अगर यही हाइफी काफी ग्रुप में आ गया तो वो माइसीलियम बन जाते हैं, माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियल फॉर्म में आ जाता है। तो जो हमारे अगर हम देखेंगे
फफूंदी जो होती है वो माइसीलियल फॉर्म में होती है, यानी कि जो हाइफी है वो काफी सारे गुच्छों में इकट्ठी हो जाती है, उसी को कहते हैं हमारे यहाँ पे फफूंदी कवक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू टाइप्स के, एक तो देखो कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल अगर कमरे में या किसी घर में नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये उगाते हैं। ठीक है, डिप्लोमैटिक फंगी जिसमें से मोल्ड फॉर्म होता है। अगर हम ईस्ट फॉर्म की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर देखने को नहीं मिलता है। इसका ईस्ट फॉर्म जो है, जिसको खमीर बोलते हैं हम लोग, ये जो है वो ह्यूमन टेम्परेचर पर देखने को मिलता है ना, मानव शरीर के तापमान पर। अब देखो कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पहले 8th 9th 10th में भी आपने पढ़ा होगा, क्या कि हमारा जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना होता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सी लगभग हमारा जो ह्यूमन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है, उसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलते। एंड नेक्स्ट है हमारा माइकोराइजा। ये देखिए माइकोराइजा जो है वो एक फंगस है, लाभदायक फंगस है, जो कि पौधे की जड़ों में मिलता है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किसके साथ में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में बनाता है ये। ठीक है, और पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये प्लांट्स को क्या कर रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में है और प्लांट्स को ये प्रॉफिट पहुंचा रहा है। ठीक है, बेनिफिशियल है प्लांट के लिए। मशरूम की बात करते हैं अगर, तो मशरूम को भोजन, औषधि और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम की खेती भारत में बहुत होती है। भाई मशरूम सबने खाया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो मशरूम जिसने ना खाया हो। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, एंड जो है वो सबसे अच्छा, एक तरह से इसके लिए मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है मशरूम का, क्योंकि प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, तो प्रोटीन जो है वो दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ठीक है, एंड लाइकेंस की अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है भाई लाइकेन जो है, और ये भी ज्यादातर जो है वो दवाइयां, भोजन, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं और मिट्टी के निर्माण में ये सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइकेंस का सबसे ज्यादा यूज जो है हम लोग भोजन के रूप में भी करते हैं, दवाइयों के रूप में भी करते हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि लाइकेंस जो है वो बायो इंडिकेटर का भी काम करते हैं, यानी कि जिस जगह पे प्रदूषण ज्यादा होगा लाइकेंस नहीं उगेंगे। यानी कि हमें अगर लाइकेन नहीं उग रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हमें ये पता करना चाहिए कि वहां पर प्रदूषण की मात्रा अधिक है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन, हमने किस किस का देखा, हमने सबसे पहले मोनेरा देखा, उसके बाद हमने प्रोटिस्टा देखा, एंड थर्ड हमने आज फंगी देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।